हाय, वेलकम बैक। और अभी हम हैं पार्ट 3 पर। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, बहुत लेंदी चैप्टर है। एनर्जी के बारे में इसमें बात हो रही है, रिसोर्सेज के बारे में, आपके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। अब हम बात कर रहे हैं कि उन पावर रिसोर्सेज को हम लोग एज अ एनर्जी का किस किस वे में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी एनर्जी सोर्सेज को या मिनरल रिसोर्सेज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है इसमें उसको बोला गया है यहाँ पर कन्वेंशनल सोर्सेस। ठीक है, पेन कलर मैं चेंज कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, यस प्लीज़। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, कन्वेंशनल सोर्सेस की। सबसे पहला इसमें टर्म आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है कि कन्वेंशनल सोर्सेस में सबसे पहले ये देखिए डायग्राम बना हुआ है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। इसमें कन्वेंशनल सोर्सेस को बोलने का मतलब है कि जो हम प्रिमिटिव टाइम से या अभी भी जो हमारे मोस्ट पॉपुलर सोर्सेज हैं एनर्जी के, जिससे हम लोग अपने वेरियस वर्क्स के लिए एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं वो जो मोस्ट फेमस है, सबसे पहला है हमारा फायरवुड। ध्यान रखिएगा, तो प्रिमिटिव टाइम से ही, पुराने टाइम से ही सबसे पहले क्या इस्तेमाल होती थी, लकड़ी। तो फायरवुड है यहाँ पर। देन कम्स योर कोल, हाइडल पावर, ऑयल और नेचुरल गैस। दीज आर दी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और अब इनकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो बहुत लंबे टाइम से कॉमन यूज में है, दोज आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखें इसमें सबसे पहले फायरवुड के लिए बताया हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, फिर सबको इंडिविजुअली डिस्क्राइब भी किया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, अभी मैं डायग्राम आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहला है फायरवुड। सबसे पहली चीज़ क्या इसका एडवांटेज है, एडवांटेज ये सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो ईजिली अवेलेबल है। क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है, इवन उनको भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई लकड़ी को काट रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, तो पेड़ काटेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, आपका जो कार्बन, जो आपका नेचर है वो पोल्यूशन हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो क्या क्या होगा, पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करेगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है काटने में और उसको यूटिलाइज करने में। ठीक है, तो मतलब जो खाना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ बन सकता है उसमें मैन पावर भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका डिसएडवांटेज फायरवुड का। ठीक है, सिर्फ एक ही बढ़िया एडवांटेज है, वो क्या है कि ये ईजिली अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोल। कोल का एडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे से हर जगह पे ये अवेलेबल है। इफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसकी इफिशिएंसी बहुत हाई है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली बात है, पोल्यूशन तो ये सभी करेंगे, तो पोल्यूशन तो हमेशा हर जगह रहना ही है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ ऑल्सो बल्कि। ठीक है, क्योंकि इसका वेट बहुत होता है। नाउ नेक्स्ट, हाइडल पावर की जब हम लोग बात करते हैं तो हाइडल पावर मतलब वाटर के थ्रू जो होने वाली है, वाटर के थ्रू है तो क्या करेगी, ये इरिगेशन को, फिशिंग को सपोर्ट करेगी। पानी है, सब जगह अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है चीप होने वाली है। नॉन पॉल्यूटिंग, क्योंकि वाटर यूज़ कर रहे हैं तो कैसा होगा, नॉन पॉल्यूटिंग भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। मतलब जैसे सिंपल मैं एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ आपको, जब टिहरी डैम बनाया गया था उत्तराखंड के अंदर, तो पूरा का पूरा जो गाँव है टिहरी, उसके लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया था। और एक बहुत फेमस गाना है मारी ऐसे करके, है ना, तो वो बड़ा फेमस गाना है जो वहाँ पे उस टाइम चला था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ होती है, इनंडेट स्लो। ठीक है, और एक्सपेंसिव सेटअप, जो उसका सेटअप होता है बनाने में बहुत इसमें लगता है, इनकर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, आपका हाइडल पावर का। नेक्स्ट कम्स ऑयल। ऑयल की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ऑयल का क्या है, सबसे पहला ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स के थ्रू उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आसानी से एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कोल आपका बल्कि था, ठीक है, और हाइडल पावर भी आपकी वहीं पर होगी जहाँ पर आपका पानी का सोर्स होगा, तो रिवर का जहाँ पर लार्ज पोर्शन जो है प्रेजेंट होगा, वहीं पर हाइडल एनर्जी जो है वो अवेलेबल हो सकती है या एक्सेसिबल हो सकती है। ऑयल जो है आपका टैंकर्स के थ्रू कहीं भी इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है उसका मेन बेस भी ऑयल ही है। मेन इसका जो डिसएडवांटेज है, ऑब्वियसली बात है, पोल्यूशन करता है, ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है, क्योंकि ये कट ऑफ कर देता है
जब भी आपका ऑयल का लीकेज होता है तो वाटर की सरफेस पे ऑयल लीक होगा तो ऊपर वाली जो वो लेयर होगी वो नीचे जितना ऑक्सीजन होगा वो जानवर सारे जितने भी हैं मरीन एनिमल्स जो है या मरीन लाइफ जो है वो सारा पानी के ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे एंड आफ्टर दैट नो मोर ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द वाटर। ठीक है, तो वो कट ऑफ की तरह से काम करेगा, ऑक्सीजन वाटर के अंदर मिक्स होने नहीं पाएगी जिसकी वजह से मरीन लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो ये बात बोल रहा है ये कि डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस स्पिलेज। ठीक है, तो ऑयल स्पिलेज हो या गैस हो, दोनों से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पानी के अंदर डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन। एसिड रेन भी इससे होती है। ठीक है, एसिड रेन क्या है कि सल्फेट्स और नाइट्रेट्स जो हैं वो आपके एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं, वाटर के साथ कंबाइन करते हैं और एसिड के फॉर्म में वो आपके अर्थ के सरफेस पर वो गिरते हैं। और एसिड रेन होगी तो आप भी समझ सकते हैं हमारे लिए भी हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल है तो क्या करेगा, स्किन के ऊपर अगर वो पानी गिरेगा तो स्किन को बर्न कर देगा वहीं से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का भी क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइंस के थ्रू उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्लीनर है ऑयल से और कोल से और चीप है ऑयल से। ठीक है, लेकिन इन सभी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का जो सबसे बड़ा फॉरमोस्ट ड्रॉबैक है वो क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे, पहले एक एक करके इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है इसमें ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, फायरवुड की। ठीक है, तो फायरवुड जो है हमारे इंडिया के अंदर मेन लोगों का जो आज भी एनर्जी सोर्स है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए काफ़ी हमारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो अभी भी विलेजेस में रहते हैं और मेन जो सोर्स है वहाँ पर एनर्जी का वो आज भी जो है वो फायरवुड ही है, लकड़ी ही है जो जंगल से आती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी विलेजेस की वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट कम्स के जितने भी हमारे ये फॉसिल फ्यूजन की हमने बात करी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, ये सारे के सारे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्स हैं ये वर्ल्ड की बहुत सारी पॉपुलेशन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन अगर हमने इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये ख़त्म होने का भी इनका खतरा बना रहता है। ठीक है, इसी में आता है हमारा कोल। कोल भी जो है इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इससे आसानी से जनरेट कर सकते हैं और इसी से हम लोग बनाते हैं थर्मल पावर। ठीक है, तो कोल की हेल्प से बनती है आपकी क्या, थर्मल पावर। नेक्स्ट कम्स द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे आर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर इनका हम ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसको हम ज़मीन से निकाल लेंगे तो एक टाइम बाद कोल ख़त्म हो जाएगा और क्योंकि कोल को दोबारा बनने में फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगने वाला है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होने की वजह से कोल को हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही यूटिलाइज कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं बरिड सनशाइन। ठीक है ना, क्यों बोलते हैं वो सुन ले, क्योंकि ये फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो है व्हेन जाइंट फॉर्म स्वैम्स गॉट बरिड अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरिड सनशाइन। ठीक है ना, सनशाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का सोर्स है। बरिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब पेड़ पौधे जब कभी प्रिमिटिव टाइम में नीचे दब गए होंगे तो नीचे दबे होने के कारण इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में, तो इसीलिए जो इसको है वो बोला जाता है बरिड सनशाइन। ठीक है, अब देखें कौन कौन है इसमें, जो लीडिंग कोल के आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। ठीक है, और इंडिया के अंदर अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं तो झड़िया, ठीक है, ये जगह आप ध्यान रखिएगा, रानीगंज ये जगह आप ध्यान रखिएगा, बोकारो, धनबाद, ये सारी की सारी जगह आपकी हैं झारखंड के अंदर, या जो हम आपका बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू, उस पर ये अवेलेबल है। ठीक है जी, पेट्रोलियम की अब हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो पेट्रोल जो हमारी कार वगैरह में जो हम लोग रनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो चीज़ है आपका, इसको क्या बोला जाता है, थिक ब्लैक लिक्विड ये होता है आपका। नेक्स्ट ये क्या है, ऑफशोर, यानी कि कोस्टल एरियाज जो हैं आपके उनके जस्ट एडजेसेंट एरियाज़ के अंदर ये मिलता है, पानी के अंदर डीप डिगिंग के बाद हमें ये मिलता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या किया जाता है फिर इसको, देन इज सेंट टू रिफाइनरीज,
रिफाइनरीज में इसको भेजा जाता है जहाँ इसको रिफाइन किया जाता है और इससे अलग अलग चीज़ें जो है वो ली जाती हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स। ठीक है, क्योंकि जो पेट्रोलियम है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि इनसे इतनी सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। तो ध्यान रखिएगा, कोल को बोला गया है बरीड सनशाइन, पेट्रोलियम को बोला गया है ब्लैक गोल्ड। ठीक है, गोल्ड क्यों बोला फिर से, क्योंकि जैसे गोल्ड हमारे लिए बहुत प्रेशियस चीज़ होती है, सिमिलर फैशन में जो हमारे पास पेट्रोलियम है वो भी आपकी बहुत प्रेशियस चीज़ होती है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लैक गोल्ड की। ठीक है, तो ब्लैक गोल्ड बीइंग वैल्यूएबल पेट्रोलियम को बोला जाता है। तो चीफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास, जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे पास, वो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जितने भी आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सारी इसमें हैं जो आपकी मेन प्रोड्यूसर्स हैं। बाकी इसमें है फिर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। ठीक है, रशिया को ध्यान रखिएगा, फिलहाल हम लोग जो पेट्रोल है वहाँ से हम ले रहे हैं अभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो लीडिंग आपका प्रोड्यूसर है वो है असम में डिगबॉय। ठीक है, बॉम्बे हाई है आपका मुंबई में, और कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टाज हैं वहाँ पर ये आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके साथ ख़त्म होता है हमारा फायरवुड, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये है हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो होते हैं उन्हीं के पास मिलती है या उन्हीं के साथ मिलती है। ठीक है, एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज बॉट टू द सरफेस, और ये रिलीज हो जाती है जब क्रूड ऑयल को हम सरफेस पर लेकर के आते हैं। ठीक है, इसको हम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल दोनों फ्यूल के तरीके से यूज़ करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, ये आपके मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर बात करी जाए तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ये आपके हैं एरियाज जहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, ऑफशोर में है यहाँ पर मुंबई में, जहाँ पर नेचुरल के डिपॉजिट या जो रिजर्व हैं वो मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जिन भी कंट्रीज़ के अंदर ये रिजर्व मिले हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि उनकी एनर्जी जो कैपेसिटी है उसको वो होल्ड कर सकें, जितनी एनर्जी किसी एक कंट्री को चाहिए उसको वो ले सके। तो क्या कर दी हैं एनर्जी से, जो ये आपका नेचुरल गैस है इसको कंट्रीज़, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनका होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि ये जो कंजप्शन है फॉसिल फ्यूल्स का, उनका एकदम से जो शार्प इंक्रीज हुआ है, इसी की वजह से ये जितने भी आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उनका डिप्लीशन रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उनका जो ध्यान है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की तरफ अब जा रहा है कि वहाँ से हम एनर्जी को किसी तरीके से यूटिलाइज करें। तो नॉन कन्वेंशनल की बात जो आती है उसमें आ जाता है आपका सन हो गया, विंड हो गया। तो यहाँ पर अब कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करी गई है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हाइडल पावर। ठीक है, हाइडल पावर की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका हाइडल, यहाँ से वर्ड समझ जाइएगा, वाटर से रिलेटेड है ये वर्ड। ठीक है, वाटर के थ्रू आपका होने वाला है, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें बना हुआ है कि ये है आपका पानी का रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर है। इसको ब्लॉक किया हुआ है एक लेयर से, सो दैट कि यहाँ पूरा का पूरा पानी इकट्ठा हो जाए। फिर इसको यहाँ से पानी को ऊपर से नीचे गिराएंगे और इसकी हेल्प से ये जो टरबाइन है वो मूव करेगा, एंड देन यू विल गेट दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो दिस होल मेथड इज कॉल्ड हाइडल पावर। ठीक है ना, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है आपका। इसमें भी अब इसमें बताया गया है कि नॉर्वे आपकी सबसे पहली कंट्री है वर्ल्ड की जिसने डेवलप की थी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था। ठीक है, अब इसी में देख लें, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और है आपका चाइना। ठीक है, कुछ और मतलब आपके इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजर जो आपके हाइडल पावर स्टेशंस हैं वो हैं आपकी भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है। ठीक है, ये कुछ हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इनका ओवर यूटिलाइजेशन कर देंगे तो ये तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे तो बहुत कम तो हो ही जाएंगे, और इतने हो जाएंगे कि वो हमारी कंट्री की या किसी भी स्पेसिफिक रीजन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम अब आते हैं किस पे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जब हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है विंड, मतलब पहले नहीं था लेकिन अब हमारा ध्यान गया है इसके ऊपर। विंड है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायोगैस है और जियोथर्मल एनर्जी है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया के जो विलेजेस हैं वहाँ पर बायोगैस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हुआ है, ठीक है। तो जो फायरवुड के ऊपर हम लोग मेनली डिपेंडेंट थे, उस चीज़ से अब हट करके हम लोग बायोगैस के ऊपर भी अब बहुत हद तक डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक। तो वन बाय वन देखते हैं ये क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम में बता देती हूँ आपको। इस डायग्राम में बताया गया विंड एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जितने भी हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमें डैमेजिंग नहीं है, ठीक है ना, पोल्यूशन को ये क्रिएट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉन पोल्यूटिंग है, लो कॉस्ट है, प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी इससे होने वाला है वो भी सेफ है और क्लीन है, विंड एनर्जी जो है आपकी। क्योंकि देखिए विंड आपकी क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ है, क्योंकि विंड चलती है उसी में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और उससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो उसी से क्योंकि एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस इज अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या डिसएडवांटेज है, नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। विंड मिल्स जो है उसका जो सेटअप होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, और जहाँ विंड मिल चलेगा वहाँ पर जो बर्ड हैं, कोई भी अगर मतलब एयर के अंदर कोई भी चीज़ अगर चलने वाली है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हार्मफुल टू बर्ड्स है, डिस्टर्ब करता है रेडियो और टीवी रिसेप्शन को। दीज आर दी मेन ड्रॉबैक्स विद विंड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको। गाँव में जो है सोलर जो सेल्स हैं वो दिए जा रहे हैं, सोलर लाइट दी जा रही है, ताकि रात को दिन में जो भी सूरज होता है उससे बैटरी चार्ज होकर के रात में जो है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हुआ है कि हम लोग जो है पहले कोल या पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंट थे, अब सोलर एनर्जी को भी हम लोग अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन पोल्यूटिंग है। दो चीज़ें क्या क्या है, इनएग्जॉस्टेबल एंड नॉन पोल्यूटिंग, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, फिर से क्योंकि जैसे विंड एनर्जी के लिए बोला सेटअप बहुत ज़्यादा इनपुट लेता है, सेटअप के अंदर बहुत पैसा लगता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। डिफ्यूज्ड सोर्स है तो कुछ वेस्ट भी हो जाता है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है सन से उतने को हम 100% इफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए टाइडल एनर्जी, मतलब टाइड्स के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है, तो ये भी क्योंकि लोकेशन पर स्पेसिफिक हो गई है ना, कि कोस्ट के अराउंड ही आपको मिल पाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो एक जगह स्पेसिफिक हो गई एरिया में, नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टेबल है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि ओशन के अंदर पानी रहने ही वाला है, टाइड्स आने ही वाले हैं, ठीक है। तो ये इनएग्जॉस्टेबल तो है ही, ठीक है। नॉन पोल्यूटिंग भी है क्योंकि पानी ही इसके अंदर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। मेन जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है कि वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उसको ये क्या करेगी, हार्नेस कर देगी, उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसको टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने में बहुत इनपुट लगता है। मतलब कहाँ हमको टाइड ऐसा अच्छा मिलेगा कि उसको यूटिलाइज करके हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है ना, कि ऐसा ना हो कि हमने सेटअप कहीं बना दिया लेकिन टाइडल एनर्जी वहाँ पर हमको इतनी नहीं मिल पा रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं आज तक, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी है तो बहुत अच्छी कि इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उसको रिकवर कराना, उसको वापस मतलब चीज़ों को ठीक कर पाना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि जेनेटिक चेंजेस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसका, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, कि इसके अंदर से जो वेस्ट निकलता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है। तो अगर इसको हमने कहीं पर डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करी न्यूक्लियर वेस्ट को, तो वहाँ से जो है उसका जितना भी टाइम स्पैन है उससे रेडिएशंस हमेशा एमिट आउट होते रहेंगी, और जो भी सराउंडिंग में उन रेडिएशंस के कंटैक्ट में आएगा उनके अंदर भी जेनेटिक चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव है और सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है ना, तो जो यूरेनियम आपको चाहिए होता है, अगर जिनके पास वो है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए वो कैसा है, एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बायोगैस, ठीक है। बायोगैस क्या है,
आपको क्या चाहिए, सिर्फ कैटल्स, ठीक है ना, काउडंग चाहिए आपको, तो काउडंग इंडिया के अंदर बहुत अवेलेबल है, तो उससे हम इस बायोगैस को बनाना क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसका क्या है, लो कॉस्ट है, ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है, ईजी है ना। तो अगर आप बिना किसी टेक्नीशियन के भी अगर आप इसको खुद करना चाहते हैं तो 4-5 गांव के लोग मिलकर के इसको आसानी से सेटअप को पूरा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, ठीक है, फर्टिलाइज़र भी क्रिएट होता है इससे, और क्योंकि काउ डंग ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कॉज क्या है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है, इतना नहीं होता बट हाँ होता है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। नाउ जियोथर्मल एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्लीन इको फ्रेंडली एनर्जी है और ऑलवेज मतलब परमानेंटली अवेलेबल रहती है, ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी पे कोई डाउट है। इसके डिसएडवांटेज जो है इसका वो क्या है कि ये फार ऑफ फ्रॉम सिटीज़ अवेलेबल होती है और कॉस्टली होती है बहुत ट्रांसपोर्ट करनी, ठीक है। तो ये जो हमने जितनी भी एनर्जीज यहाँ पर डिस्कस करी हैं, दीज आर ऑल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस किया हुआ है सोलर एनर्जी। वही किया गया है कि सोलर एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये इस तरीके के जो स्क्वायर स्ट्रक्चर हैं ये आपके सोलर पैनल हैं। क्या करते हैं, ये सन रेज को ट्रैप करते हैं और हेंस ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सोलर एनर्जी जो है इसको आप सोलर हीटर के फॉर्म में, सोलर कुकर के फॉर्म में, सोलर ड्रायर्स के फॉर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट लाइटिंग की में भी हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो लाइटनिंग तो है ही, ठीक है। आप देख लें यहाँ पे थोड़ा सा सोलर कुकर यहाँ पर बनाने की पूरी एक्टिविटी दी हुई है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मम्मी को इंक्लूड करके अगर आप इसको बनाएंगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा हेल्प। तो जिनकी यहाँ पर धूप अच्छी होती है वो इसका यूटिलाइज करके खाना भी बना सकते हैं एंड इट्स वेरी मच न्यूट्रिशियस, ठीक है ना। चलें जी, अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर पावर की। तो न्यूक्लियर पावर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है या पावर स्टेशन जो है दिखाया गया है कलपक्कम, कलपक्कम आपकी जगह है वहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है जी। न्यूक्लियर पावर जो है वो क्या है कि आप क्या करते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट कराते हैं, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है ना। और जब उनकी बम्बार्टमेंट होती है तो आपका जो फ्यूल होता है वो ब्रेक होता है, यूरेनियम ब्रेक होता है छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल्स में, 2 में। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, सिंपल बात करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब ब्रेकडाउन होता है तो बहुत सारी एनर्जी का अमाउंट रिलीज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कहाँ कहाँ होती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर हैं आपके न्यूक्लियर पावर के वो हैं यूएसए और यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर जो है राजस्थान और झारखंड जो है वो लार्ज डिपॉजिट है यूरेनियम का, ठीक है। थोरियम इज़ फाउंड बेसिकली इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, यहाँ पर ये अवेलेबल है, यूरेनियम नहीं है, ठीक है ना। यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं कहाँ पर, झारखंड में और राजस्थान में। थोरियम अवेलेबल है कहाँ पर, मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया are located in Kalapakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar in Kota, Narora in उत्तर प्रदेश। तो हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है ना, एक वीडियो में बना दूंगी जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग है उनकी भी बात होगी, जिनके ऊपर काम चल रहा है उनके ऊपर भी बात होगी, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी जैसा कि अभी बताया आपको कि इसका एडवांटेज तो बहुत है कि न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, वो हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको मना भी किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज ना करें। सोलर, टाइडल, इस तरीके की जो एनर्जी है उसके ऊपर आप ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक आपको एक बेसिक डायग्राम दिखाया हुआ है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो किस तरीके से बनती है। तो क्या होता है, इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम लोग फ्यूल रखते हैं, फ्यूल रॉड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट कराते हैं, न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हॉट वाटर के फॉर्म में यहाँ से भेजा जाता है जिससे स्टीम बनती है, टरबाइन घूमता है एंड फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे बल्ब जला के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो सेटअप को बनाने में बहुत आपको इनपुट देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियर चैम्बर है इस न्यूक्लियर चैम्बर को इंसुलेट करना पड़ता है
ताकि जब ये यूरेनियम फ्यूल जो उसके अंदर डाला हुआ है वो टूटे तो वो वॉल को ब्रेक करके वहाँ से लीक ना हो जाए, ठीक है। अदरवाइज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो हैं वो इस चैम्बर से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और जो भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी आपका लिविंग थिंग अगर कोई भी आसपास प्रेजेंट है तो वो उससे अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जियोथर्मल एनर्जी की। तो जियोथर्मल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। ध्यान रखिएगा, जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और थर्मल मतलब होता है हीट, ठीक है। तो अर्थ हीट, अर्थ के अंदर से जो हीट निकल के आ रही है दैट थिंग इज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी का ये एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें दिखाया हुआ है आपको कि ये मतलब अर्थ की जो डिफरेंट रॉक लेयर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, आपकी जो हीट है वो आपकी एमिट आउट होती है ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग स्टीम के फॉर्म में वाटर को क्या कराते हैं, बॉयल, और उससे हम टरबाइन मूव करा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, The temperature in the interior of Earth rises steadily as we go deeper. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. कभी कभी यह हमको hot springs के फॉर्म में भी जो है अर्थ के सरफेस पे मिलती है, ठीक है। This heat energy can be used to generate power and this is nothing but geothermal energy. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है, ये डायग्राम आपको बनाया हुआ है कि किस किस तरीके से ये जो जियोथर्मल एनर्जी है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी बोला हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो ये आपकी जगह है मणिकरण, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है किस तरीके से हॉट स्प्रिंग से ये जो पानी है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि यूएसए, ठीक है, वो आपका लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर जो प्लांट है वो प्रेजेंट है इसके अंदर। फिर है न्यूजीलैंड में, यूएसए सबसे पहला है, देन न्यूजीलैंड, देन आयरलैंड, देन फिलीपींस, देन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और इंडिया में जैसे कि मैंने बोला मणिकरण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और पूगा वैली है लद्दाख में। दो जगह है यहाँ पर जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो है वो एनॉर्मस अमाउंट में प्रेजेंट है और हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो जो टाइडल एनर्जी है सबसे पहली, ठीक है, वो बनाई गई थी कहाँ पर, फ्रांस में, ठीक है। ध्यान रखना है हमने, टाइडल एनर्जी यानी कि टाइड्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइड्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये गोले गोले बनाए हुए हैं, दीज आर नथिंग कि जब आपका हाई टाइड या लो टाइड सिचुएशन होगी आपका पानी आएगा और यहाँ से जाएगा, तो जो भी पानी आने वाला है या जो भी पानी यहाँ से जाने वाला है उसकी वजह से ये जो टरबाइन है ये मूव करेगा एंड हेंस आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगा, क्योंकि वो जनरेटर के साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा टरबाइन जो है, ठीक है। तो दिस पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये आपको बता रहा है कि हाई टाइड में से क्या होगा, लो टाइड सिचुएशन में क्या होने वाला है, ठीक है। हाई टाइड का मतलब होता है पानी का लेवल राइज करना, लो टाइड का मतलब होता है पानी का लेवल डाउन करना। तो उसकी वजह से जो आपके वाटर की स्पीड है वो साइमल्टेनियसली डिक्रीज या फिर इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से टरबाइन का मूवमेंट होगा जो कि जनरेटर के साथ कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। तो आपका रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ, इंडिया, ठीक है, ह्यूज टाइड मिल्स हैं, टाइड मिल फार्म्स हैं जहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, ठीक जी। नेक्स्ट कम्स बायोगैस। बायोगैस जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नहीं होना है इसमें, क्या करना है, सिंपल एक गैस टैंक होता है इसके अंदर, एक स्लरी बेस होता है, मतलब कहना चाहिए कि एक टैंक बनाया जाता है जिसमें वाटर और जो काऊ डंग होता है उसको एक साथ मिला करके एक पेस्ट टाइप से चीज़ बनाई जाती है, उसको फिर स्टोर कर दिया जाता है, तो उससे गैस रिलीज होती है। गैस टैंक के थ्रू इसको पाइपलाइन के थ्रू घरों में भेज दिया जाता है जहाँ पर हम खाना बना सकते हैं। और जो ये जो पानी और जो काऊ डंग हमने मिलाया था एक साथ, उसके पेस्ट से जो गैस रिलीज हो गई उसको तो हमने खाने में इस्तेमाल कर लिया, जो वेस्ट आपका वो बचा दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज फर्टिलाइजर और मैन्योर इन दी फार्म्स, ठीक है। तो बायोगैस का ये आपका फायदा होता है, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर है ब्राइटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि विलेजेस से रिलेटेड है तो फायरवुड को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। और हमारे जो विलेज हैं वहाँ की जो मेन एनर्जी रिसोर्सेज या मेन एनर्जी क्राइसिस है उसको ये ओवरकम कर देगा, तो इसलिए हमारे यहाँ बायोगैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, इसी के साथ, ठीक है, ये लास्ट पार्ट था हमारा, चैप्टर हमारा होता है इसी के साथ ख़त्म। होपफुली आपको पसंद आया होगा, तो चैप्टर को पढ़ते रहिए, जिसमें कहीं पर डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा मस्त रहें। बाय बाय।